संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अगर होर्मुज के जरिए कारोबार के रास्ते ऐसे ही कुछ और हफ्तों तक बाधित होते रहे तो साल के अंत तक एशिया के लाखों लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जाएंगे। कई देशों के हालात बिगड़ जाएंगे और उन्हें मंदी का सामना करना पड़ सकता है। आईएमएफ के अनुसार दुनिया की अर्थव्यवस्था लगभग हर जगह धीमी हो रही है क्योंकि दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई बाजार से बाहर है। मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल गैस रुकने से पूरे एशिया की सप्लाई चेन हिल गई है, जिसके कारण एशिया पूरी तरह से आर्थिक दबाव में है। युद्ध का एशिया प्रशांत पर सबसे ज्यादा असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यह क्षेत्र मिडिल ईस्ट के तेल और गैस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था आपस में गहराई से जुड़ी है और पहले से ही ऊर्जा की मांग ज्यादा थी, जबकि सप्लाई कम पड़ रही थी। युद्ध ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। वियतनाम के किसान, भारत के मजदूर, श्रीलंका के होटल मालिक, फिलीपींस के ड्राइवर और हांगकांग, सिंगापुर के कारोबारी, सबकी चिंता बढ़ी हुई है। कई सरकारें बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हालात संभालना मुश्किल हो रहा है। ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार, ये तीनों बड़े सेक्टर एक साथ दबाव में हैं। हॉर्मुज के ब्लॉकेज की वजह से एशिया को बहुत मेजर नुकसान हुआ शॉर्ट टर्म में। कारण क्या है? क्योंकि एनर्जी के बिना तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। अब लॉन्ग टर्म में हॉर्मुज की वजह से एशिया को कितना नुकसान होगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि जो समझौता होता है, क्या हॉर्मुज उसके बाद 28 फरवरी से पहले वाली सिचुएशन यानी फ्री एक्सेस पे चला जाएगा, या जो समझौता होगा उसमें कोई टॉल होगा, या उसमें कोई कंडीशनैलिटी होगी, या उसमें कोई शर्तें होंगी, या उसमें कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। तो आई थिंक सारा कुछ इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है हॉर्मुज को लेके, वो क्या होता है। अगर उसमें कोई कंडीशन होती है, अगर उसमें कोई शर्तें होती हैं, अगर उसमें कोई टॉल होता है, तो लॉन्ग टर्म में एशिया की इकोनॉमीज को काफी सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंच सकता है। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की इकोनॉमी इस साल कम रफ्तार से भागेगी। 2025 में चीन की आर्थिक विकास दर 5% रही थी, लेकिन इस साल इसके 4.6 से 4.3 के बीच बढ़ने की संभावना जताई गई है। इसके पीछे की बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के साथ ही मिडिल ईस्ट जंग के चलते लगातार बढ़ी कच्चे तेल की कीमतों को बताया गया है। पहले वेनेजुएला पर ट्रंप का कंट्रोल, फिर ईरान युद्ध के चलते हॉर्मुज में रुकावट से तेल गैस सप्लाई बाधित होने का सबसे बुरा असर चीन पर दिखा है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए ग्रोथ अनुमान को भी घटाया है। भारत की इकोनॉमी पिछले साल 7% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ी थी। इस साल मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते बढ़ी कच्चे तेल की कीमतें, गैसोलीन और फर्टिलाइजर के बढ़ते दाम का बुरा असर अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर पड़ सकता है। यूएन इस साल भारत की ग्रोथ रेट पिछले साल के मुकाबले करीब 1% घटकर 6% के आसपास रहने की उम्मीद जाहिर की। हिंदुस्तान, चाइना और एशिया के बहुत से देशों ने पिछले कई सालों में बहुत तरक्की की है, लेकिन मिडिल ईस्ट की ऑयल एंड गैस के ऊपर बहुत इन्होंने अपनी डिपेंडेंस रखी है। अब इस युद्ध ने सारे कंट्रीज को, हिंदुस्तान, चाइना, सबको झंझोड़ के जगा दिया है कि अब एनर्जी में आत्मनिर्भर होना होगा। अब आत्मनिर्भर होने के लिए क्या ये कंट्री आत्मनिर्भर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी है, बायो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंडमिल एनर्जी है, ये डेफिनेटली आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और इस युद्ध ने एक बहुत बड़ा सायरन बजा दिया है कि अब ये सारे कंट्रीज को जल्द से जल्द एनर्जी में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यही आ जाता है कि जब तक ये आत्मनिर्भर नहीं होते, क्योंकि उसमें वक्त चाहिए, तब तक इनको इंश्योर करना होगा कि मिडिल ईस्ट से इनको ऑयल गैस मिलती रहे। एशिया पैसिफिक वैश्विक विकास का इंजन है और अगर ये क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं युद्ध के चलते लगातार मुश्किलों से जूझ रही हैं। अगर हालात अभी सामान्य हो भी जाएं, तब भी इसके असर से उबरने में लंबा वक्त लगेगा।